हेलो। आज हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस की। पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या था? जो कि हमें रिलेशन देता है। इससे पहले डिस्कस किया था हमने, एक बार वहीं से बात करते हैं कंटिन्यू ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ बताता है कि इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। किसके बीच में रिलेशन देता है? वोल्टेज एंड करंट। कब देता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक रिलेशन मिलता है किसके बीच में? वोल्टेज और करंट के बीच में। हमने देखा था शॉर्ट बनाया था उसमें, तो हमने देखा था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपकी वोल्टेज इंक्रीज होगी तो करंट भी इंक्रीज होगा। और मैंने बताया था जब भी प्रोपोर्शनल का साइन आता है और प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है। तो जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था तो हमारे पास क्या आ गया था? यहाँ पे इक्वल के साथ एक कांस्टेंट आया था, दैट वाज द R और ए आई। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया था V इक्वल्स टू आई आर या R इंटू आई। तो ये जो कांस्टेंट मिला जो R, इसी R को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये जो R प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसके बीच में जब हमने रिलेशन ड्राइव किया V और I के बीच में, तो R जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। क्लियर? सो अगर रेजिस्टेंस का यहाँ से फॉर्मूला निकाला जाए, सो R अगर हमें I इधर मल्टीप्लाई में सट जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या मिलेगा? R इक्वल्स टू V अपॉन में I। सो देखा जाए तो क्या देखने को मिलेगा हमें कि जो रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, बट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। करंट का रेजिस्टेंस के साथ जो रिलेशन है वो कैसे है? दुश्मनी वाला। अगर करंट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर करंट डिक्रीज मींस रेजिस्टेंस इज इंक्रीज। ऐसे मान सकते हो आप, एक रोड है, अगर स्मूथ रोड है उसमें बिल्कुल बैरियर नहीं है एक भी, तो आपकी गाड़ी क्या चलेगी? एकदम से फास्ट चलेगी। एक दो बैरियर आएगा, लेकिन जैसे ही स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, वो जो ब्रेकर्स लगे हुए हैं स्मूथ रोड में, जो बीच बीच में ब्रेकर्स लगाए जाते हैं ना, ये किसका काम करेंगे? रेजिस्टेंस का। तो जो ब्रेकर्स लगाए जाते हैं वो आपकी स्पीड को लो करने के लिए। ऐसे ही आप मान सकते हो जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट को डिक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब अगर जितने रेजिस्टेंस लगा दोगे उतने ही क्या करेंगे? रेजिस्टेंस करंट की स्पीड को डिक्रीज कर, स्पीड को डिक्रीज मतलब करंट को डिक्रीज कर देंगे। यहाँ पे समझाने के लिए यूज किया है। सो मतलब इफ रेजिस्टेंस इंक्रीज देन करंट डिक्रीज। दोनों में कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब द्विगुणित का रिलेशन है। So Ohm's law is so simple, but 10th के एग्जाम्स में Ohm's law मत पूछा जाता है। V is directly proportional to I, but constant temperature पर। अच्छा, इसके बाद यहाँ से मिले तो पता चल गया रेजिस्टेंस का अकॉर्डिंग टू Ohm's law। Ohm's law के अकॉर्डिंग हमें यहाँ फॉर्मूला पता चला कि R क्या होता है? R इक्वल्स टू V अपॉन में I होता है। अच्छा, अब ये जो R है इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर R की एक सिंपल डेफिनेशन देखें तो हम क्या कह सकते हैं? रेजिस्टेंस R को क्या बोलते हैं? हम इसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं और इसी को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसके लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन, जो करंट को रोके, तो मतलब आप सिंपल से कह सकते हो द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। क्या कह सकते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट। ठीक है, कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिससे कि वो रोके। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच, कंडक्टर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द चेंज। ठीक है, ड्यू टू विच इट रेजिस्ट, ड्यू टू विच इट रेजिस्ट कर लो या अपोजेस। अपोजेस किसको अपोज करेगा? करंट को अपोज करेगा। ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ current through it, flow of current through it is called resistance. So हमें क्या पता चला? रेजिस्टेंस क्या है? the property of a conductor due to which it opposes the flow of current।
जो करंट के फ्लो को क्या करे, अपोज करे, जो करंट के फ्लो को ना होने दे, जो रोके, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। सीधा सीधा बोले तो क्या है, रुकावट। ठीक है, सो करंट के फ्लो को जो रोके, जो अपोज करे, उसी का नाम है रेजिस्टेंस। क्लियर? करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस जो है, अच्छा इसमें एक यहाँ से भी एक फॉर्मूले से भी इसकी डेफिनेशन बन सकती है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, V/I। तो रेजिस्टेंस क्या बता रहा है, इट टेल्स द रेशियो बिटवीन, ये रेशियो बता रहा है किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में, या फिर कह सकते हो इट इज द रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज अ रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड अ करंट अकॉर्डिंग टू दिस ओम्स लॉ। और सिंपल, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर to oppose the flow of current through it is called resistance। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस की मेजर किस में करते हैं, रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या है। तो रेजिस्टेंस की फॉर्मूले से उठाते हैं। फॉर्मूला क्या है, R=V/I। जब भी किसी की है ना आपको यूनिट निकालनी है, वोल्टेज को किस में मेजर करते हैं, वोल्ट में ही करते हैं, हम सिंपल सी बात है। बात करते हैं 1 ओम कितना, अच्छा हाँ यहाँ देख लो, रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या है, ओम। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं, इसका सिंबल है ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। सो रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट है दैट इज ओम, और सिंबल का नाम क्या है, ओमेगा। SI यूनिट को ओम से मेजर करते हैं, तो रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं 1 ओम कितना रेजिस्टेंस होता है। ये तो देख लिया रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम है, लेकिन 1 ओम कितनी रुकावट होती है, 1 ओम कितना रेजिस्टेंस होता है। और जब भी किसी का 1 डिफाइन करना हो तो उसके फॉर्मूले में क्या करो, एवरीथिंग 1 कर दो। सो हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, 1 ओम कितना रेजिस्टेंस है, 1 ओम की बात कर रहे हैं। सो यहाँ वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी कितना कर दो, दोनों एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना कर दो, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। और करंट भी कितना, 1 एम्पियर। ठीक है, सो जब 1 एम्पियर का करंट 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के से पास हो, तो जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या बोली जाएगी, 1 ओम बोली जाएगी। तो आप 1 ओम को सीधे सीधे लिख सकते हो, डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पर 1 ओम की। means 1 ohm is the resistance of a conductor. क्या है, 1 ohm is the resistance of a conductor such that when a potential difference कितना, such that when a potential difference of कितना था, everything 1, potential difference of 1 volt, potential difference of 1 volt is applied at its end, is applied at its ends। कितने का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए दोनों एंड्स पे, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। एंड द करंट of 1 ampere, current of 1 ampere flows through it, is known as 1 ohm। तो बताया सिंपल सी बात, यहीं से आपने डेफिनेशन अगर मैंने लंबी याद नहीं होती तो आप सीधा ये रिलेशन लिख सकते हो। क्या होता है 1 ओम, जब 1 एम्पियर का करंट 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के से पास होता है, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 1 ओम होता है। ये भी सिंपल है, when 1 ohm is the resistance of a conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied at its end when current of 1 ampere flows through it। Most important if you are in that, तो 1 ओम आपको बताना चाहिए जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और करंट भी 1 एम्पियर पास हो, तो जो रेजिस्टेंस है, रुकावट है, वो कितनी होगी, 1 ओम की होगी। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो हमने ये देख लिया, क्या क्या देखा,
एक तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, और हमने देखा रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है किसमें मेजर करते हैं, ओम में, और सिंबल को क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं, और एक ओम कितना रेजिस्टेंस होता है। अब यहीं पे बात कर लेते हैं, अच्छा ऐसे न्यूमेरिकल भी उनको भी हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब फैक्टर्स की बात करते हैं। अच्छा एक चीज़ और यहीं पे याद रखना, क्वेश्चन मोस्टली ये भी पूछे जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था ना ये वाला रिलेशन R=V/I, तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछता है व्हाट विल हैपन इफ वोल्टेज इज डबल। अगर वोल्टेज डबल कर दी जाए तो रेजिस्टेंस को क्या होगा, ठीक है, तो दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में वोल्टेज इंक्रीज देन रेजिस्टेंस इंक्रीज हो, लेकिन यहाँ मेनली क्वेश्चन यहाँ से आता है करंट से। अगर करंट क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, क्वेश्चन आता ही है करंट अगर डबल कर दिया जाए देन व्हाट विल हैपन टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को क्या होगा। अगर ये डबल होगा और ये क्या है, दुश्मनी का रिलेशन है, करंट डबल होगा तो ये क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। स्पेशली याद रखना इफ करंट इज डबल देन रेजिस्टेंस विल हाफ, और इसका उल्टा कर दो, क्या कर दें, करंट को क्या कर दिया हमने, हाफ कर दिया इस बार, और रेजिस्टेंस पूछा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर करंट हाफ हुआ है मतलब रेजिस्टेंस डबल हो गया है, तो इस बार रेजिस्टेंस डबल हो गया। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। हम बात कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे 3-4 फैक्टर्स बात कर रहे हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक तो लेंथ का इफेक्ट पड़ता है, एरिया का इफेक्ट पड़ता है, एरिया डायमीटर सेम लेंगे, और टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, और एक और है आपका नेचर ऑफ मटेरियल। वो तो मेन है, डिपेंड करता है कि आपने मटेरियल कौन सा लिया है, गुड कंडक्टर लिया है, बैड कंडक्टर लिया है, एलॉय लिया है, तो आपका नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। सो व्हाट आर द फैक्टर्स, सबसे पहले फैक्टर की बात करते हैं, कौन कौन से, एक बार नाम लिख लेते हैं फैक्टर्स की। पहला फैक्टर लेंथ, दूसरा फैक्टर कौन सा है, एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर भी कह सकते हैं, सिंपल एरिया कह लेते हैं, और तीसरा क्या है आपका नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, और एक और टास्क में टेम्परेचर, टेम्परेचर। सो व्हाट आर द मेन फैक्टर्स जिनका इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस के ऊपर। सबसे पहले लेंथ का इफेक्ट, दूसरा एरिया, तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल, और चौथा आपका टेम्परेचर। सो अब आपको इनके साथ रिलेशन पता होना चाहिए, कैसे ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, मतलब रेजिस्टेंस लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, और इसका रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ क्या रिश्ता है। तो सबसे पहले लेंथ की बात करते हैं। लेंथ की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। अगर रेजिस्टेंस, अगर आप किसी वायर की लेंथ बढ़ाते जाओगे, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, अगर किसी वायर की लेंथ बढ़ाते जाओगे तो करंट आपका क्या होता जाएगा, भाई रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, करंट कम होता जाएगा। जितनी ज़्यादा आप लेंथ ले जाओगे, ये चीज़ आपको बेटर तरीके से दिखती है जो बैटरी वाली डिवाइसेस होती हैं। जो बैटरी करंट होता है उसको आप लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं ले जा सकते, जितना लॉन्ग डिस्टेंस पे लेके जाते हो आपका करंट कम हो जाता है और अप्लायंस डाउन हो जाती है चलना उसकी जो तो मतलब लेंथ से क्या है यहाँ पर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इफ लेंथ इंक्रीज मींस लेंथ इंक्रीज रेजिस्टेंस इंक्रीज, और रेजिस्टेंस का करंट से क्या रिलेशन है, दुश्मनी का। सो मींस करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप किसी वायर की लेंथ लंबाई बढ़ाते जाओगे तो रुकावट बढ़ती जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और करंट डिक्रीज होता जाएगा। तो जब भी हमें करंट कहीं दूर भेजना है तो हम लेंथ नहीं इंक्रीज कर सकते, उसके साथ दूसरी चीज भी है। अब नेक्स्ट फैक्टर देख लेते हैं। इसके साथ तो हमें पता चल गया कि लेंथ के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो रेजिस्टेंस का फ्रेंड है, करंट का दुश्मन है। लेकिन एरिया की बात करते हैं, एरिया के साथ क्या रिलेशन है। हाँ, एरिया के साथ देखते हैं तो दुश्मनी का रिलेशन है, मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वायर लंबा कर दिया, करंट कम हो गया, लेकिन वायर को क्या कर दो, मोटा कर दो, वायर की थिकनेस बढ़ा दो। इफ यू इंक्रीज द एरिया, इफ यू इंक्रीज द डायमीटर,
मतलब आपने डायमीटर एरिया बढ़ाना, मतलब एरिया बढ़ाना तो डायमीटर मतलब रेडियस आपको बढ़ाना पड़ेगा, थिकनेस बढ़ा दी। इफ यू इंक्रीज द थिकनेस, एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। मींस रेजिस्टेंस डिक्रीज और इंक्रीजिंग द एरिया। अगर एरिया बढ़ाते जाओगे तो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। ये चीज समझ आई? यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही रिलेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अप्लाइड क्वेश्चंस बनते हैं। अब आपसे अगर इनडायरेक्ट वे में घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस तक आपको सप्लाई करनी है इलेक्ट्रिसिटी की, तो वायर कैसा चाहिए? लेंथ तो लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजना है तो वायर तो लंबा हो गई, लेकिन उसकी थिकनेस क्या करनी पड़ेगी? ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर थिकनेस ज़्यादा होगी तो आपका करंट का वेस्टेज कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। क्या देखने को मिला कि रेजिस्टेंस डिक्रीज, एरिया, अगर एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो बेटर नो कि करंट भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे एक रिलेशन आपको पता चला किसके साथ? एरिया के साथ। कैसा रिलेशन होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, यहीं से क्वेश्चन भी बन सकता है। ऐसे कह सकते हैं, अगर किसी वायर का एरिया डबल कर दिया जाए, एरिया को क्या कर दिया हमने? डबल। ठीक है, अगर एरिया डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस का क्या होगा? एरिया हमने क्या किया? डबल किया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? वही दुश्मन है। अभी तो इंक्रीज डिक्रीज बोल रहा था तो तुमने बता दिया कि एरिया इंक्रीज किया, ये डिक्रीज हो जाएगा, बट उसने इंक्रीज डिक्रीज नहीं पूछा, उसने बोला एरिया डबल कर दिया। डबल का उल्टा यहाँ पे हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? मतलब एरिया बढ़ा है तो जो रुकावट है, जो रेजिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। और इसका अपोज कर देते हैं, अगर एरिया क्या कर दिया जाए? हाफ कर दिया जाए, एरिया हाफ कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इट विल बी डबल, इट विल बी डबल। कहीं से क्वेश्चन बने ना बने, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली। एक रिलेशन लेंथ का पता चला और एक रिलेशन हमें किसका पता चला? एरिया। लेंथ से तो दोस्ती है रेजिस्टेंस की, लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बट एरिया के साथ रेजिस्टेंस की दुश्मनी है, एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि बराबर रखना है ना, तो एक अच्छा भी होना चाहिए, दोस्त भी होना चाहिए, दुश्मन भी होना चाहिए। वो था क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कौन सा है? नेक्स्ट आ जाता है आपका नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, भाई नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है ये सब। मटेरियल आपका कैसा है? अगर मटेरियल गुड कंडक्टिव नहीं हुआ, अगर इंसुलेटर है तो रेजिस्टेंस मतलब उसका तो बहुत ज़्यादा हाई है, करंट वहाँ से फ्लो होगा ही नहीं। अब बात कर लेते हैं कंडक्टर्स। अगर बहुत अच्छा कंडक्टर है, सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन होता है? सिल्वर। उसके बाद कौन आ जाता है? गोल्ड। और उसके बाद कौन आ जाता है? कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इनके तो रेजिस्टेंस कम है, ये करंट को कम रोकते हैं। सबसे रेजिस्टेंस कम किसकी है? सबसे ज़्यादा कंडक्टर में जो अच्छा कंडक्टर उसकी रेजिस्टेंस ऑब्वियसली कम है। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब जितना मटेरियल आपका कंडक्टिव होगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी? फोर्थ, टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है भाई? टेम्परेचर के साथ भी रिलेशन क्या है? रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इफ टेम्परेचर इंक्रीज, यू कैन से इफ टेम्परेचर इंक्रीज देन रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज। अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो समझ नहीं आया कैसे भाई? अगर चीज टेम्परेचर बढ़ाना मतलब किसी को एनर्जी देना, और एक सिंपल सी बात है, जब किसी के पास एनर्जी होती है तो वो इजीली अपनी पोजीशन पे कभी नहीं बैठेगा। किसी के पास बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है तो वो कूद देगा। तो एनर्जी इंक्रीज होती है तो आप उस चीज़ को स्टेबल नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ को स्टेबल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगी? उसकी एनर्जी निकालनी पड़ेगी, उसकी एनर्जी डिक्रीज करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल, सपोज कॉपर का वायर है आपका, कॉपर मटेरियल, कॉपर का वायर है सपोज, ठीक है। अब आपने क्या किया? कॉपर के वायर को हीट कर दिया। कॉपर के वायर को हीट करना मतलब उसको एनर्जी देनी, और जब एनर्जी दी, एनर्जी देने पर जो एटम्स होते हैं वो क्या करेंगे? मोशन में आ जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोशन में आ जाएंगे। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो करंट को कैरी करते हैं वो क्या आ जाएंगे? एनर्जी आते ही वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो अपनी
मोशन में आ जाएंगे, क्या फिर वो तुम्हारा काम करेंगे? फिर वो तुम्हारा काम नहीं करेंगे। जो तुम्हें करंट इजीली सप्लाई होगा उस करंट को इजीली फ्लो नहीं होने देंगे। तो अगर ना यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज रहेगा, टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, तो आपका रेजिस्टेंस मतलब है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी तो अपना मोशन करना शुरू कर देंगे, आपका काम करना कम कर देंगे। सो क्लियर होना चाहिए कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तुम्हें ना करंट को इजीली भेजना है, करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो हो तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर से क्या रिलेशन है? टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज। सो हमने यहाँ पे चारों फैक्टर्स देख लिए। क्या क्या देख लिए? कि रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला लेंथ, दूसरा एरिया, तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल और चौथा क्या है? टेम्परेचर। लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल और नेचर ऑफ मटेरियल के साथ डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है, कंडक्टिव है, नॉन कंडक्टिव है। और लास्ट वाला क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ क्या है रिलेशन? टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा? रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्लियर? सो दीज आर द फैक्टर्स। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर रहेगी, वो भी लिख लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद टॉपिक आएगा रेजिस्टिविटी, वो दूसरी वीडियो में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं। ओम्स लॉ देखा, तो जो हमने ओम्स लॉ देखा तो ओम्स लॉ में ना एक कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ का जो ग्राफ है किसके बीच में? V और I के बीच में। तो जो ओम्स लॉ का जो ग्राफ मिलता है वो हमें कैसा मिलता है? स्ट्रेट लाइन मिलता है। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन मिलता है? भाई रिलेशन ही देख लो यहाँ पे हमने देखा था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना I के। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। अगर किसी भी चीज़ के बीच में रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? डायरेक्टली मतलब सीधा सीधा, एक बढ़ा दूसरा भी बढ़ा, मतलब एक इंक्रीज तो दूसरा भी इंक्रीज। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है तो वहाँ पर जो भी आपको ग्राफ मिलता है वो क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन मिलती है। सो ओम्स लॉ का जो ग्राफ है वो कैसा है? V और I के बीच में स्ट्रेट लाइन होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।